अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के अति प्रतिष्ठित और हाई वोल्टेज बाई इलेक्शन की वोटिंग प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है और ईवीएम में कैद हो गई है बड़े बड़ों की इज्जत। तो इस उपचुनाव का क्या होगा परिणाम? मैनपुरी की महाभारत कौन जीतेगा? खतौली में कौन सीट जीतने वाला है, नल या कमल? और रामपुर का रण कौन जीतेगा, आजम खां या फिर भारतीय जनता पार्टी? इस बार के उपचुनाव बहुत ही हाई वोल्टेज, बड़े प्रतिष्ठित, बहुत इज्जत वाले और बड़े बड़े नेताओं की साख इस बार दांव पर लगी है और आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन के वोटिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। परिणाम आएगा 8 दिसंबर को और 8 दिसंबर के पहले आज जब मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हुई, उत्तर प्रदेश में हाई वोल्टेज उपचुनाव की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। इस बार इज्जत में बड़े बड़ों की दांव लगी हुई। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद रिक्त हुई उनकी सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। पूरी समाजवादी पार्टी की इज्जत मैनपुरी में दांव पे लगी है। क्यों? क्योंकि नेताजी की सीट है, विरासत की सीट है, बचाना बहुत ज़रूरी है पार्टी के आगे के मुस्तकबिल के लिए। पूरी समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में दम लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी और बीजेपी ने भी घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैनपुरी का मुकाबला सबसे रोचक होगा, सबसे दिलचस्प होगा और वहां के परिणाम आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश लिखेंगे, नई इबारत लिखने जा रहे हैं। जो कुछ भी होगा उत्तर प्रदेश की इस सीट पर, उसका मैसेज बहुत दूरगामी जाने वाला है। रामपुर में बहुत कम मतदान हुआ, तकरीबन मैक्सिमम 32% वोट पड़ा। रामपुर का कम मतदान किसको भारी पड़ने वाला है, बीजेपी को या फिर आजम खां को? ऐसा आरोप है कि रामपुर में मतदाताओं को निकलने नहीं दी गया, उनको रोकने के हर तरीके अपनाए गए, डंडे चलाए गए, गलियां तक रोकी गई, ऐसे आरोप लगे। आजम खां और उनके परिवार का कहना है कि ये चुनाव नहीं, मजाक था। वैसे 32% वोट अगर पड़े हैं तो ये सवाल उत्पन्न होता है और भारत निर्वाचन आयोग को भी इस बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी कि इतने कम मतदान का कारण क्या है। क्या लोग घरों से निकले नहीं या फिर उन्हें निकलने नहीं दिया गया? आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश में रामपुर की इस अति प्रतिष्ठित सीट पर चुनाव संपन्न हुए, जो आजम खां के विधायक पद से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद रिक्त हुआ था। आजम खां इसके पहले रामपुर पार्लियामेंट यहां से हार चुके हैं। अगर ये सीट हारते हैं तो उनकी राजनीति लगभग खत्म। अब आइए खतौली, मुजफ्फरनगर की इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी वालों की इज्जत ज़्यादा दांव पर है। किसकी? भूपेन्द्र चौधरी, संजीव बालियान, मोहित बेनीवाल, ये सब दिग्गज जाट नेता हैं और राजकुमारी सैनी, विक्रम सैनी की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला किससे? गुर्जर प्रत्याशी से। या तो नल चलेगा, नल से बहुत पानी निकलने वाला है, और या तो फिर कमल खिलने वाला है। क्या होगा इन 3 सीटों पर? और इसके साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि गुजरात का एग्जिट पोल क्या है, हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल क्या है और दिल्ली एमसीडी में क्या होने वाला है, इसके रुझान क्या हैं। जो एग्जिट पोल विभिन्न एजेंसियों के आए हैं और सबसे रेप्यूटेड टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे डिबेट के दौरान। जैसे ही हमें डेटा प्राप्त होता है, हम आपके सामने पूरा डेटा टुडेज चाणक्य का हूबहू रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल पर क्या ओपिनियन अपनी प्रस्तुत करता है। तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की इस जंग का नतीजा 8 को पता चलेगा, लेकिन आज सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी के सभी लोगों ने, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय दोनों डिप्टी सीएम और सारे लोग, हम लोग पूरी पार्टी तैयारी के साथ चुनाव में गई है। हमने कैंपेन किया घर घर और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीतेगी। रामपुर भी जीतेगी, खतौली भी जीतेगी और मैनपुरी की लोकसभा भी बड़े अंतर से हम लोग जीतेंगे। तीनों जगह मैंने बात किया है, अपने पार्टी वर्कर्स थे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और वर्करों में बहुत उत्साह है। आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह है। ये उनकी हार की बौखलाहट है और हर बार जब वो हारते हैं तो इसी प्रकार का नाटक करने का काम करते हैं। जिनके पास धनबल, बाहुबल रहता है, वह
इसी आधार पे चुनाव लड़ते और जीतते भी रहे हैं। पहली बार उनको लग रहा है कि वहाँ की जनता पूरी तरह से सैफई परिवार का तख्ता पलट करने जा रही है। जनता एक एक मतदान नेताजी को याद करके कर रही है। जितना भी विकास यहाँ दिखाई दे रहा है सब नेताजी का कराया हुआ है और इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाया। नेताजी ने एक पहचान दी। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि नेताजी ने जो विरासत में हम लोगों को दिया है, जो राजनीति में समाजवाद की विरासत दी है, उसको और कैसे आगे तक लेके जाएं। नेताजी के न रहने के बाद ये चुनाव हो रहा है तो यहाँ की जनता नेताजी को श्रद्धांजलि के स्वरूप वोट दे रही है और यहाँ जीत तो बहुत बड़ी होगी। मैं समझती हूँ कि लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है और लोग तैयार हैं इस क्षेत्र के कि नेताजी के सम्मान पे आज वोट करें। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा बेहद अहम है और मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, कर्नल शरद शरण मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस से हैं, अमिताभ भूषण जी जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। मनीष जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। मैनपुरी, रामपुर, खतौली वोटिंग हो गई। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए क्या संभावनाएं तलाश रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीनों सीट पर जीते। इसके लिए तीनों सीट पर कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने मेहनत किया है, काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद, धर्मवाद और परिवारवाद से उब चुकी है और विकास की नीति जो पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसके साथ चलना चाहती है। 26 साल से मैनपुरी पर एक ही परिवार का कब्जा रहा। बीच में कई बार सरकारें भी समाजवादी पार्टी की रहीं, लेकिन पूरे चुनाव में चाहे अखिलेश यादव और डिम्पल जी हो, किसी के भी भाषण को उठाकर देख लेंगे ब्रजेश जी, तो वोट केवल श्रद्धांजलि के नाम पे और वोट केवल नेताजी के नाम पर कि अब नहीं है हमारे बीच में, हमको वोट दीजिए। अर्थात काम उन्होंने कोई नहीं किया, एक भी काम नहीं गिनाया। तो इससे स्पष्ट होता है कि मैनपुरी में जो जाति और बाहुबल का जो जोर चलता था उसके आधार पर जीतते आ रहे हैं और अब जनता वहां चेत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताने के लिए जनता ने वोट किया। आरोप लग रहा है कि सत्ता पक्ष ने प्रशासन और पुलिस का भयंकर दुरुपयोग किया। तमाम वीडियोस भी वायरल हुए हैं, इसके पीछे कारण? अभी देखिए, कुछ देर पहले मैं एक चैनल पर था, इसी तरह की बात किसी ने की थी। मैनपुरी से ही सीधे डिबेट चल रही थी। मैंने जो एंकर थे वहाँ से, मैंने उनसे कहा कि इन लोगों की उंगलियों को उठाकर देखिए। उंगली उठवाई गई तो सबके हाथ में स्याही लगी थी। तो हमने पूछा, भैया इनसे पूछो कि अगर रोका गया तो वोट कैसे आप डाल कर आ रहे हैं। देखिए, चूंकि अभी तक इन लोग की जो परंपरा रही है कि कन्नौज का चुनाव होने जा रहा है, डिम्पल जी के सामने कोई खड़ा ही नहीं होगा, निर्विरोध जिता लो, तो अब मैनपुरी में ये नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पॉकेट को छोड़ के गुंडागर्दी और अपराध और बाहुबल और का प्रयोग नहीं हो पाया है। इससे इनको लगता है कि हमारा तो ये अधिकार था कि हम इन सीटों पे गुंडागर्दी करेंगे, बूथ को लूट लेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे इनको लगता है कि ये हमारा अधिकार था, उसको छीना जा रहा है। लेकिन तो क्या ये अब आपके अधिकार में परिवर्तित हो गया? नहीं, हम क्यों ऐसा करेंगे। जनता वहाँ निकल कर वोट कर रही है और उपचुनाव में भी 53-54% वोट अगर पड़ता है किसी सीट पे तो इसका मतलब है कि वहाँ पोलिंग हो रही है, वोट रोका जा रहा है। ऐसा आरोप बिल्कुल नहीं। मैं बहुत अच्छी बात आपने कही। 32% वोट को मनीष शुक्ला क्या मानते हैं? नहीं, वोट निश्चित रूप से 32% बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ आजम खान जी का एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनीष जी जवाब दें उसके पहले, कि रामपुर के बाई इलेक्शन में महज 32%, 32% वोट कास्ट हुआ है, मतदान हुआ है। जी मनीष जी, जी ब्रजेश जी, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आजम खान, उनकी पत्नी, उनका बेटा इस तरह से चुनाव जीतते आए, उससे एक निराशा का माहौल है। लेकिन हमारे प्रत्याशी जीतने के बाद वहाँ इस सब की बहाली होगी और जनता में विश्वास भरा जाएगा कि लोकतंत्र में वोट भी देना चाहिए और बदलाव होता है। और हमको लगता है कि रामपुर में भी बदलाव होगा। देखिए, 68% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया रामपुर में। वोट दिया नहीं,
कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया, निकले तो कहा गया ये कार्ड लाओ, 10 सेकंड लगाओ। 10 सेकंड। देखिए ब्रजेश जी, एक बार हम लोग एक डिबेट में थे, मैंने कहा था कि वोट चुनाव आयोग के अतिरिक्त जो पार्टियां लड़ती हैं उन पार्टियों के उत्साह के अनुसार भी वोट पड़ता है। जिस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी का एक भी व्यक्ति न जा रहा हो प्रचार में, तो वहाँ एक मैसेज जाता है कि यहाँ का चुनाव नीरस हो चुका है, वहाँ के चुनाव को लावारिस समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया था। तो हमने मेहनत की, हमारे मेहनत पर और अपील पर जो लोग निकले, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज का के लिए ठीक नहीं है। जानते हैं कि 32% पे अगर कोई विधायक चुना जाएगा तो वो क्षेत्र को क्या रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, निश्चित रूप से ये दुखद है। कोई भी पार्टी जीते हारे, जिस तरीके से इधर मत प्रतिशत बढ़े, मत प्रतिशत ज़्यादा पड़ते रहे हैं। देखिए 2007-12 तक तो 30-32% आम चुनाव में वोट पड़ते थे, कहीं कहीं तो तमाम सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पोलिंग कम होती थी, लेकिन होना चाहिए, पोलिंग बढ़नी चाहिए। इतना कम वोट तो लखनऊ के नगर निगम चुनाव में नहीं होता, जबकि लोग जहां वोट भी देने नहीं जाते हैं लोग। ये जानते हैं क्या, ये चुनाव आयोग और डेमोक्रेसी दोनों के लिए शर्मिंदगी की बात है। वोट खूब पड़े, जो जीतना हो जीत जाए। सहमत है ना इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को, अध्यक्ष को और लोगों को जैसे मैनपुरी में गए वैसे ही रामपुर भी जाना चाहिए। मतलब ये वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा तो रिस्पॉन्सिबल समाजवादी पार्टी, राइट? वहाँ उन्होंने लावारिस छोड़ रखा था। ओके, ये सारा वोट आपका है 32। ओके, कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब शुक्रिया आपका। तो ये बताइए कि मैनपुरी में, रामपुर में और खतौली में आप क्या संभावनाएं तलाशते हैं, और बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया कि तीनों सीट पे आपको चित कर देंगे? ब्रजेश जी, ये उपचुनाव खास तौर से मैनपुरी के ऊपर नेताजी के जाने के मात्र 1 महीने के अंदर घोषित हुआ है। वहाँ के लोकल के क्षेत्र की भावनाएं नेताजी के साथ कम से कम 5-6 दशकों से जुड़ी हुई हैं, और आप जानते हैं वो क्षेत्र इतना मजबूत और इतना समर्थन वाला क्षेत्र है नेताजी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ काम क्या गिनाएगी। उनके पास आज तक अपना कभी प्रत्याशी तक नहीं मिला है वहाँ खड़ा करने के लिए। ये वहाँ की स्थिति है, और मैं लगातार क्षेत्र में रहा हूँ, कल शाम को वापस आया हूँ। यकीन मानिए, किसी का सरनेम पूछ के आप वहाँ यकीन से कह नहीं सकते कि ये किस पार्टी का वोटर है। नेताजी ने अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन जो वोट तैयार किया था अपने समर्थन में, वो पिछले 5-6 दशकों में जो उन्होंने विकास किया है उस क्षेत्र का, जो कभी बीहड़ और डकैतों के नाम से क्षेत्र जाना जाता था 80 और 90 के दशक के पहले, आज बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस के नाम से जाना जाता है। और इस बार तो खास तौर से हम लोग सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। चुनाव कड़ा है कि आपके लिए एक तरफा है? चुनाव तो मैं क्या कहूँ डिबेट में आपके सामने, अगर ज़्यादा कहूँगा तो ये आत्मविश्वास लगेगा और शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। नेताजी की इतनी बड़ी धरोहर है, ये चुनाव प्रशासन से सीधा सीधा था समाजवादी पार्टी का, इसके बावजूद भी हम खुला और बहुत दमदार से और रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ जीत के आने वाले हैं। उधार के प्रत्याशियों से कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीत सकता है। ओके, देखिए टुडेज चाणक्य का हमारे पास डिटेल रिपोर्ट आई है, और वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 33 ± 7 सीटों का अनुमान टुडेज चाणक्य ने लगाया हुआ है। और भी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। जो हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल है वो ये बताता है टुडेज चाणक्य का कि हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल में लगभग दोनों पार्टियां बराबर की सीटें पा रही हैं। बीजेपी को 33 ± 7 सीटें हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस के लिए भी यही अनुमान लगाया गया है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 33 ± 7 भारतीय जनता पार्टी और 33 ± 7 कांग्रेस, यानी मुकाबला हिमाचल प्रदेश में बहुत ही टफ होने वाला है, ऐसा अनुमान टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट में आया है। हिमाचल प्रदेश की जिन 68 सीटों का हमारे पास प्राइमरी रुझान प्राप्त हुआ है, एग्जिट पोल का रुझान, ये रियल नहीं है, ये तो 8 को पता चलेगा, लेकिन 33 ± 7 बीजेपी, 33 ± कांग्रेस। वैसे सामान्य तौर पर टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो कई बार बिल्कुल सटीक गया है और कई बार गलत भी हुआ है, लेकिन संभावनाएं सही होने की ज़्यादा रहती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो जानकारी है वो मैंने आपके साथ शेयर की। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ये टैली चलाई जाए ताकि हमारे दर्शक इसको देखते रहें कि हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है टुडेज चाणक्य का।
तो टुडेज चाणक्य के सौजन्य से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बराबर की टक्कर दे रहे हैं। किसी की भी सरकार इन दोनों में से बन सकती है। 33 ± 7, 33 ± 7 और अन्य को सिर्फ 2 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। गुजरात भी हमारे पास थोड़ी देर में आएगा, हम आपको डिटेल रिपोर्ट नीचे दिखाएंगे। आप नीचे की आ गया है, बल्कि आ गया है। टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट आ गई है। 125 से 130 सीटें भारतीय जनता, 117 से 140 सीटें गुजरात में बीजेपी को हासिल हो सकती हैं और 30 से 40 सीटें प्राप्त हो सकती हैं कांग्रेस को। इस तरह का एक प्रारंभिक रुझान हमें प्राप्त हुआ है। डिटेल रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे। टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, अन्य की बहुत लोगों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। मैं रुक करता हूं रोहित अग्रवाल का, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो खतौली में तो लोग बता रहे हैं कि नलका से पानी कम आ रहा है। विजय जी काम हो गया हैं? काम हो गया, कैसे हो गया विजय जी? अब हम तो सुनने में आया है राजकुमार सैनी जी अंदर नलका दबाए आई, बाहर निकल के बोली मैं नहीं जानती क्या हो गया, मैं तो नलका ही दबाऊंगी, बाकी काम हो गया। ऐसा नहीं है। आपको पता है वहां पर जाटों का एक चुनाव बड़ा कहाँ तबका था? है। चुनाव कहाँ था विजय जी? क्यों? जी पानी तो- पिला दिया आपको और आप कह रहे हैं चुनाव नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, जो हाथ लगाएगा उसको काट पीट डालेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ पुलिस घुस गई, हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के गिरफ्तार कर लिया गया। तो चुनाव कहाँ लड़ रहे थे ये? आज स्थिति ये थी कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास खाली यही काम था कि चुनाव आयोग को शिकायत करो। चुनाव आयोग कान में तेल डाल के सो रहा था। तो अभी तो आप कह रहे थे कि हम जीत गए और चुनाव कहाँ था, चुनाव तो था ही नहीं। अब आप कह रहे हैं हम तो शिकायत ही करते रहे दिन भर। नहीं तो क्या करें? दोनों में बताइए। बहुत बड़ा नहीं, कंट्राडिक्शन तो है। करें क्या ये तो बताइए भाई। कुल मिला के जब चुनाव लड़ोगे तब तो चुनाव लड़ेंगे हम। प्रशासन के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ोगे तब थोड़ी ना चुनाव हो सकता है। चुनाव था कहाँ? तो हार स्वीकारते हो क्या? नहीं, हमने तो आपको शुरुआत में कह दिया काम तो हो गया, हार कहाँ? ये तो 8 तारीख को आप देख लेना किसका काम हुआ। ये तो जनता का प्रेम ना होता, जनता खुद वहां गन्ना लेके खड़ी हुई थी। कुछ गन्ना, हतोत्साहित लग रहे हो आप। हम हतोत्साहित नहीं है। हतोत्साहित कौन सी साइड है ये तो वो सब जानते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो भैया मतलब बोल 8 के तारीख दिखाओ को ना, कह के तो दिखाओ। 8 तारीख को तीनों सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रिकॉर्ड मतों से जीतने ये तो जा आप रहा कवर अप करने के लिए बोल रहे हो। शुरुआत में तो जो नहीं बोल पा रहे नहीं, थे। सच्चाई यही कवर है। अप है मैं ये। बता तो रहा हूं विजय कवर अप जी, स्टेटमेंट। रिकॉर्ड मतों से। देखिए 2012 तक राष्ट्रीय लोकदल की सीट थी ये, 2017 और 22 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आज तक जितने मतों से राष्ट्रीय लोकदल नहीं जीता उतने मतों से ये सीट जीतने जा रहा है खतौली। पर लोग कह रहे हैं कि जाटों ने तो नल ज्यादा चलाया, पानी निकाला नहीं है। देखिए हम तो जाट की बात ही नहीं खिला करते, रहे थे वो हम तो किसान की बात करते हैं। और किसान गन्ना लेके तैयार खड़ा था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कहाँ लड़ रही थी? वो तो गुंडागर्दी कर रही थी। ये तो कहते हैं दूसरी पार्टियों को कहते हैं कि गुंडों की पार्टी है। अरे गुंडाई कौन कर रहा था? ये तो जनता ने देखा ना। मैंने गाजियाबाद आपको के कहा सबसे तो- मशहूर, हाँ, जिनका हिस्ट्री सीट है प्रॉपर, उनको आपने खड़ा किया और बता रहे हो गुंडा ये हैं। सजा किसको मिली? विक्रम सैनी। विक्रम सैनी कौन? भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मुजफ्फरनगर दंगों का अपराधी कौन? विक्रम सैनी, भाजपा का मुझे विधायक। तो हैरानी है भैया रोहित गुंडे हम कि कैसे हो आपके गए? प्रत्याशी को पुलिस ने छुआ क्यों नहीं? ये क्या मसला है? जिसका ऐसा बैकग्राउंड रहा हो उसके साथ पुलिस मतलब गुलाब का फूल भेंट कर रही है, तो देयर इज समथिंग, कुछ तो है। खैर वो तो पता चलेगा विजय जी। 8 तारीख को आप देखिएगा ना, जब मत पेटियां खुलेंगी तब भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि वहां नलका कैसे पर चला एक बात बताओ, नलका ट्यूबवेल बन गया था वहां पे। हैं? ट्यूबवेल बन गया था नलका वहां पे। जनता ने कहा आज कुछ भी कर लो, हमारे घर में रेड कर लो, हमें गिरफ्तार कर लो, हम पे लाठी चला लो, हम पे जितना अत्याचार करना है कर लो। इस बार जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ा रहे हो ना, उसको वहीं खतौली में रोक लिया, पकड़ लिया, वहीं बांध रखा है। ओके, हाँ वहीं बांध रखा है। ये 32% वोट पड़ा है सिर्फ। विजय जी कहाँ चुनाव रामपुर हो में? रहा था? चुनाव कहाँ हो रहा था? क्यों? लठ तंत्र पे चुनाव होगा क्या? आप बताइए। महिलाओं के हाथ फट गए, खुद ट्वीट किया है मैंने, महिलाओं के हाथ से खून बह रहा है। आप बताइए जब पुलिस वाले के पास खुद आजम खान साहब के बेटे जो खुद विधायक है वहां से वो जाते हैं तो पुलिस वाला किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मीडिया को गालियां दे रहा है, मीडिया को कह रहा है बिके हुए हो तुम। आप बताइए मतलब इस तरीके से चुनाव होता है? आप मीडिया को गाली दे के चुनाव लड़ोगे? देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। अरे पुलिस प्रशासन क्या है भाई? पुलिस प्रशासन के लिए कभी प्रयोग किया गया कि अरे हम चौथा पर स्तंभ क्यों है? खेल रहे हो? अपनी बताओ। नहीं, हम अपनी बता रहे ब्रिजेश जी। आप बताइए वहां पे इतना अत्याचार, मतलब जितनी अत्याचार की परम सीमा कर सकती थी भारतीय जनता पार्टी जी। उतनी परम सीमा वहां पे कर दी। जनता को निकलने नहीं दिया। आप सोचिए आईडी के नाम पे लोग पासपोर्ट तक ले गए, मैनपुरी उसके बाद वहां पे आपने वोटें मैनपुरी डाल फंस दी। गया, निकल गया।
सपा के मैनपुरी लिए? क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप। समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। जितने मतों से कभी खुद नेताजी नहीं जीते थे, उससे ज्यादा आशीर्वाद दिया है जनता ने वहां। ऑलराइट, कांग्रेस के प्रवक्ता सुधांशु वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। सुधांशु, आपकी पार्टी ने ये उपचुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस टक्कर दे रही है। हालांकि गुजरात से जो अन्य एजेंसीज की रिपोर्ट आ रही है वो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए ब्रजेश जी की हिमाचल के बारे में पुलिस और शॉट है कि हिमाचल का रिवाज जारी रहेगा और वहाँ कांग्रेस आ रही है। और वहाँ माननीय प्रियंका जी ने जो लगातार प्रयास किया, जो रैलियां की, जो प्रचार किया, उसका असर इस चुनाव में बेशक हुआ है। और राजा वीरभद्र सिंह के प्रति जनता में बेहद सहानुभूति थी, रानी के प्रति, उसका भी बहुत असर है। और लोकल लोगों ने जो वहाँ पूरा प्रयास किया, उसका असर रहा। जी, पर ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें तमाम तरीके का गंभीर आरोप लग रहे हैं कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। कहीं तो 32% वोट पड़ा। बीजेपी का दावा, हमने तो निष्पक्ष चुनाव के लिए माहौल बनाया था। लाठी लेकर निष्पक्ष चुनाव करवाने की कला सिर्फ बीजेपी से ही सीखी जा सकती है। पूरे देश ने देखा किस तरीके से नंगा नाच भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किया है। इन उपचुनावों को पूरा लोकतंत्र को लठ तंत्र बना दिया गया। किस तरह से रामपुर में लाठीचार्ज हो रहा था, कैसे पुलिस लोगों को रोक रही थी, हजारों वीडियो वायरल हो रहे थे, सारे लोग देख रहे थे। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन था और बेहद दुखद है कि संविधान और लोकतंत्र के लिए ये दिन बेहद दुखद है। पर गुजरात से जो रिपोर्ट आ रही है आपके लिए, किसी भी एजेंसी की सर्वे रिपोर्ट, अभी टुडे चाणक्य का रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जिस की रिपोर्ट आ रही है वो बता रहा है कांग्रेस पीछे और बहुत पीछे है वहां पे। नहीं, गुजरात में ठीक है, एग्जिट पोल्स कुछ भी बताते हो, लेकिन हम लोगों को भरोसा है इस बार कांग्रेस ने वहां जिस मुस्तैदी से, जिस मजबूती से लड़ा, भले ही मीडिया में न दिख रहा हो, बाहर चीजें नहीं दिख रही हो, लेकिन कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है वहां। और 1 साल पहले से ही हमने बूथ पे काफी काम किया है और अलग अलग जातियों को जोड़ने का जो काम किया है। शुक्रिया आपका वाजपेयी जी। मैं आपका डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी ओपिनियन को भी सम्मिलित करूंगा। अमिताभ भूषण मेरे साथ दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में विशेष दिलचस्पी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज बहुत ही हाई प्रोफाइल मैनपुरी, खतौली, रामपुर के चुनाव हुए हैं। रामपुर में महज 32% चुनाव वोट पड़ा, जबकि खतौली में 57 और 52% के आसपास मैनपुरी में पड़ा। तो इस बार हवा किधर की दिख रही है? आप किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? मैनपुरी की महाभारत कौन जीतेगा? रामपुर का रण किसके पास रहेगा? और खतौली में पगड़ी किसके सिर बंधेगी? देखिए, 3 में मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश जी कि मैनपुरी में डिम्पल यादव जीतेंगी। मार्जिन क्या होगा वो एक मामला है, पर वो सीट निकालेंगी। रामपुर में आकाश सक्सेना इस बार लगता है कि विधायक बन जाएंगे जी। और जहाँ तक खतौली का मामला है तो मदन भैया वहाँ निकालेंगे वो सीट, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक है। एक बात ब्रजेश जी जो मुझे इस चुनाव में दिख रहा है, उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मैनपुरी और रामपुर में तो बहुत साफ तौर पर जाहिर है, आपने भी जिक्र किया कि इतना कम पोल प्रतिशत, और मैनपुरी में भी अगर 19 से आप तुलना करें तो लगभग 1.5% कम मतदान इस बार हुआ है जी। सहानुभूति में, और जिस तरीके से एग्रेसिव थे सपा के लोग, अखिलेश यादव जिस मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी वाले भी जितनी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे थे, तो मुझे लगा था कि इजाफा होगा पोल प्रतिशत में। लेकिन जो मेरी जानकारी मुझ तक पहुंची है कि मैनपुरी सदर जो शहर में है, वहां भी बीजेपी समर्थित मतदाता उस तरीके से उत्साहित होकर बूथों तक नहीं पहुंचे जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही थी। तो उससे लिहाज से मुझे लगता है कि जो गोलबंदी बीजेपी करना चाह रही थी उस अनुरूप गोलबंदी बीजेपी की भी नहीं हुई है। रामपुर में भी मुझे ऐसा लगता है कि सपा समर्थित मतदाता अगर नहीं पहुंचे हैं बूथ तक, तो फिर बीजेपी के भी मतदाता उस अनुपात में नहीं निकल पाए हैं जिस अनुपात में वो निकलते। पर ये 57% वोट, 52% वोट किसका है? अगर नहीं निकला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, इधर के भी कम निकले या उधर के भी कम निकले, तो ये 52% का वोट शेयर है। हालांकि बाई इलेक्शन के लिहाज से कम है। और सपा मैनपुरी आप कह रहे हैं, तो मैनपुरी में सपा के वोटर जरूर उत्साहित थे, उनको ये लगा था कि ये प्रतिष्ठा का चुनाव है।
लेकिन बीजेपी के वोटर मुझे उतने उत्साहित नहीं लगे। खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में माना जाता है कि बीजेपी के वोटर हैं और बहुत एग्रेसिव हैं, तो उस तरीके से मुझे नहीं दिखा उनका एग्रेशन। पर आप संभावनाएं क्या तलाशते हैं कि इस उपचुनाव में कौन भारी पड़ने वाला है तीनों सीट पर, एक लोकसभा सीट, 2 असेंबली सीट? लोकसभा में तो मुझे लगता है कि सपा बचा ले जाएगी मैनपुरी इस बार, और दोनों उपचुनाव में रामपुर में बहुत जो मत प्रतिशत है वो चिंताजनक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आकाश सक्सेना के सरसेहरा बन जाएगा जीत का, और खतौली में मदन भैया जीतेंगे, ऐसी मेरी जानकारी है और मेरी समझ बताती है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। बीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। आज लोग आपका एनालिसिस सुनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की इन 3 सीटों पर, एक लोकसभा यानी मैनपुरी और 2 असेंबली यानी खतौली और रामपुर के जो चुनाव हैं उस पर आपका एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, लड़ाई तो बहुत कांटे की थी और हर कोई ये जानता है कि ये चुनाव बड़े बड़े नामों वाले चुनाव थे, चूँकि रामपुर और मैनपुरी में 2 बहुत बड़े नाम थे और दोनों समाजवादी पार्टी से थे। लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि शायद परिणाम 2-1 से आएगा। बीजेपी के पक्ष में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं और लोकसभा की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव के पक्ष में जा सकती है। एक बात जो बार बार कही गई कि वोट कम पड़ा, रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव में भी वोट कम पड़ा था और तब भी ये कहा गया कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। उसी लाठी ने आज फिर पुलिस की कमाल किया और मतदान 32% पर रुक गया। आजम खां की पत्नी ने कहा ये चुनाव नहीं, मातम चल रहा है, बूथ पर कोई आदमी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जब उपचुनाव हुआ था ब्रजेश जी रामपुर की सीट पर लोकसभा में, तब भी इस सीट से वहाँ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग चुनाव में बात कर रहे हैं कि धांधली और लोगों को वोट न डालने दिया जाना चुनाव आयोग के कमजोर और मजबूत पक्ष की। चुनाव में कहते हैं कि ये लोकतंत्र का उत्सव है और इस उत्सव को जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक होता है, लोगों से अपील की जाती है कि खूब वोट डालिए और 32% वोट पड़ रहा है। इस जागरूकता का नतीजा क्या है? पहले लोग कहते थे कि साहब पुलिस पर विश्वास नहीं है, पैरामिलिट्री केंद्रीय फोर्स लागे तब चुनाव हो, नहीं बक्सा लूट लिया जाता है, फर्जी मतदान होता है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अब हमें पैरामिलिट्री नहीं, अब हमें मिलिट्री चाहिए, सेना लगाओ तब वोट होगा। तो क्या इस तरह की स्थिति इस प्रदेश में आ गई है या इस देश में? ये भारत निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए, क्योंकि उसके साख का ये सवाल है। आज चुनाव तंत्र को अगर लाठी तंत्र, गणतंत्र, इन सब चीज़ों से मुक्त रखना है तो प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। देखिए, जब जब जिसकी जिसकी सरकार रही, हर चुनाव में नेता पकड़े जाते हैं, रात में उठा लिए जाते हैं, बाउंड्री कूद के पुलिस घुस जाती है, ब्लॉक प्रमुख से लेकर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत प्रधान, थाने में डांटे फटकारे जाते हैं। ये तो उपचुनाव है और बीजेपी कोई नया नहीं कर रही है, पहले भी इस प्रदेश में बहुत सारा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनके सामने चुनाव जीतना उनकी साख से जुड़ा है और बीजेपी के पास संगठन भी है और सरकार भी है और प्रशासन भी है, तो वो कहाँ चूकेगी। देखिए, आज देश में 2 तस्वीरें महत्वपूर्ण रहीं। मोदी ने आशीर्वाद अपनी मां का लेकर मतदान किया, देश के प्रधानमंत्री ने, और अखिलेश यादव ने मुलायम की तस्वीर के सामने शीश झुकाकर मतदान किया। दोनों अपने अपने मकसद में कामयाब हों, इसके लिए उन्होंने दुआ मांगी है, ये जनता तय करेगी। लेकिन इस प्रदेश में लोग जानते हैं कि उपचुनाव मतलब सरकार का चुनाव होता है। कोई सरकार उपचुनाव हारती वारती नहीं है। सत्ता जो होती है वो किसी की भी हो, राजा राजा होता है, उसके लिए सत्ता और पद महत्वपूर्ण है, उसके लिए कोई कुछ भी होता रहे।
जिस दिन बात ये लोग समझ जाएंगे उस दिन सरकारों के अदलने बदलने से ज़्यादा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कहा गया है कि जब नौकरशाह और जनप्रतिनिधि, जब नौकरशाह बन जाए और जनप्रतिनिधि माननीय बन जाए तो लोकतंत्र जो होता है वो अभिजात्य तंत्र में बदल जाता है, और ऐसे में उस आम जनमानस को उतना ही मिलता है जितना ये लोग छोड़ते हैं। आज पूरे दिन शिकायत होती रही कि साहब गुंडागर्दी हो रही है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि वोटर कार्ड लेके आओ और आधार कार्ड से वोट नहीं डाल पाओगे। अब पुलिस पहले कागज जांच लेती है, कागज ठीक है तब जाओ मतदान केंद्र पे, फालतू भीड़ ना लगाओ। तो ये सब चुनाव में आज विभिन्न रंग आपको देखने को मिला। लगातार अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल, शिवपाल, ये सब लोग चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे, सोशल मीडिया पर भी चीज़ें आती रहीं। और कल रात में स्पीकर बंगले के सामने धरना भी हुआ था सपा का, फिर वहाँ पर जाड़े में कुछ लोगों के ऊपर डंडा भी चल गया। राजनीतिक दलों का चरित्र, क्या आपको इससे नहीं लगता कि एक तरह का समान होता है जो सरकार में रहे? साम दाम दंड भेद, ये हर तरह से हमेशा अपनाया गया। अब इसमें थोड़ा बीजेपी ने ज़्यादा पीएचडी कर ली, बाकी दल पीछे रह गए, इस वजह से थोड़ा अलग दिखाई पड़ रहा है, बाकी ज़्यादा अलग है नहीं। आप देखिए कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव को लेकर जो लोगों में क्रेज़ है, जो जिनके नाम पर पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा, लेकिन क्या ये इतना चुनाव आसान था? अखिलेश को पूरे टाइम मैनपुरी में रहना पड़ा, डिम्पल रही, पूरा समाजवादी परिवार रहा, तब जाकर ये लड़ाई यहाँ तक पहुँची है। परिणाम तो 8 तारीख को आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 उपचुनाव हार गई। अगर इसमें इतनी ताकत न लगाते तो ये तीनों हार सकते थे। अब इसमें अगर कुछ संभावना इनको दिखती है तो मैनपुरी से ही दिखती है। बहरहाल, एक साहित्यकार ने लिखा है कि सरकारों के हाथ में लाठी होता है, वो अपने हिसाब से निर्णय करती हैं। आप उसको जुल्म कहिए, तानाशाही कहिए, लेकिन उनके लिए जीत महत्वपूर्ण रखती है। यह अलग बात है कि अतीत में तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब चीज़ें हुई हैं तो उनको खामियाजा सरकारों को भी भोगना पड़ा है। जनता अपना निर्णय सुनाती है, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल बाद। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र में तानाशाही, ज़बरदस्ती और पुलिसिया राज ये नहीं होना चाहिए। और इस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि लगा लो चाहे जितना जोर तुम राजशाही के लिए, और हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए जी। और कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, आएंगी अब तो लाशें भी गवाही के लिए, और दिल में जुनून जिनके था नौकरशाही के लिए, रक्स करते हैं वो अब अपने जिले इलाही के लिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टुडेज चाणक्य ने गुजरात पर अपना एग्जिट पोल रिलीज कर दिया है। ये एग्जिट पोल ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त होने वाली है और बीजेपी को रिकॉर्ड मतों के साथ सीटें वहां प्राप्त हो रही हैं। और जैसा कि दावा टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट एग्जिट पोल में किया गया है, 182 सीटों पर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 129 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। लैंडस्लाइड विक्ट्री, अब तक के रिकॉर्ड बीजेपी की जीत की तरफ गुजरात में चौथी बार सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है और बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपनी हुकूमत को बचाने ही नहीं, उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान गुजरात में हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को महज 16 से 30 सीटें ही हासिल हो सकती हैं गुजरात के भीतर। और जिस पार्टी ने बहुत नगाड़े बजाए थे और भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में चित करने का ऐलान किया था, आम आदमी पार्टी, उसको 9 से 21 सीटें हासिल हो सकती हैं। वैसे इतनी सीटों पर भी माना जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्टेबल
3/4 मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है गुजरात के भीतर। और ये अब तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रही है, ऐसा टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट में दावा किया गया है। टुडेज चाणक्य बहुत ही प्रतिष्ठित पोल सर्वे एजेंसी है, जिसका कई बार पुलसाइर बिल्कुल एकदम सटीक जिनका आकलन रहा है, और कई बार हालांकि गलत भी हुआ है, लेकिन अनुमानता है, ऐसा माना जाता है सामान्य परिस्थितियों में कि टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट सही होती है। तो ये रिपोर्ट, अगर इस रिपोर्ट पर विश्वास करें तो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के भीतर बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। 129 से 151 सीटें मिल सकती है, 129 से 155, कांग्रेस 16 से 30 सीटें, आम आदमी पार्टी 9 से 21 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें हासिल हो सकती हैं, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर किसी ने कोई सर्वे नहीं किया है और यहाँ सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ कौन जीतेगा। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, जिस तरह की रिपोर्ट गुजरात से आ रही है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी, ऐसा टुडेज चाणक्य का दावा है कि बहुत ही कंफर्टेबल और शानदार मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए ब्रजेश जी, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया था 150 प्लस के लक्ष्य के साथ हम लोग वहाँ चुनाव में गए थे और हमको लगता है कि उस लक्ष्य के आसपास टुडे चाणक्य की अगर बात करें तो वो हमको मिल रहा है, यानी हमारे अनुमान के अनुकूल ही वहाँ हमको सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ही करारी टक्कर है और वहाँ तो कई एजेंसीज की रिपोर्ट हैं कि कांग्रेस वहाँ पर एंट्री भी कर सकती है और आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं हिमाचल प्रदेश पर। देखिए ब्रजेश जी, कुछ स्टेट में जो एक परंपरा बनी हुई थी कि एक बार कोई दल, दूसरी बार दूसरा दल, उत्तरांचल में भी था। उत्तरांचल का जब तक रिजल्ट नहीं आया था ब्रजेश जी, तो कोई वहाँ भी नहीं मान रहा था कि हम इतनी ज़्यादा सीटें वहाँ जीत कर आ जाएंगे और हमको लगता है कि उत्तरांचल दोहराया जाएगा हिमाचल में। पर ये उत्तर प्रदेश के जो बाई इलेक्शन हुए हैं, अभी आपने आरएलडी के प्रवक्ता का दावा सुना है, तो आपका क्या बता रहे हैं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखिए, हम ज़्यादा दिन अभी नहीं बीते, 2022 के जो इलेक्शंस हो रहे थे, आम चुनाव हो रहे थे, तो अभी रोहित जी, रोहित के चेहरे का रंग आज थोड़ा सा मध्यम है। तो तमाम नॉर्मल परिस्थितियों में ये मतलब बहुत गुर्राते चमकते, आज डाउन है कुछ। ब्रजेश जी देखिए, ऐसा है ना, एक मनीष की बारी है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पूरा टाइम दूंगा, पूरी इज्जत से बात रखना। तमाम चैनलों में रोहित जी मिलते थे हम लोगों को, गुर्राते थे ना, तो वहाँ उस समय भी यही कहते थे कि गन्ना लेके किसान खड़ा है, लेकिन जो गन्ना लेके किसान खड़ा था उसने वो किसके लिए खड़ा था ये तो समझ में आ गया। जो सबसे बड़े गन्ना वाले किसान थे उन्हीं के बूथ पे चारों खाने चित्त हो गए लोग। तो हमको लगता है कि खतौली, रामपुर और मैनपुरी तीनों सीटें जीतेंगे। मैनपुरी इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव में जब मायावती जी साथ थी, उसमें 95,000 से मुलायम सिंह यादव जी जीते थे और एक अपील भी की थी कि मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा सम्मान बचा लीजिएगा। और डिम्पल जी ने मायावती जी का चरण भी उसी मंच पे छुआ था, छूना चाहिए, मेरा उस पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मतलब ये है कि कह भी दे रहे हो और कह रहे हो आपत्ति नहीं, हमको नहीं आपत्ति है। मेरा मतलब ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किस तरह से चुनाव 2019 का जीते थे। अभी समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी अजब चीज हुई, मैं आपकी जानकारी मिलाना चाहता हूँ और आपका रिएक्शन भी थोड़ा अजीब चीज हुई। सामान्य तौर पर विपक्ष जाता है चुनाव आयोग में कहने कि साहब देखो लूटे ले रहे हैं, मारे दे रहे हैं, रोके दे रहे हैं, वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं। इस बार लखनऊ में चुनाव आयोग के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई ये कहने कि मैनपुरी में सपा वाले बूथ कब्जा कर ले रहे हैं। ये सही बात है? देखिए, कुछ पॉकेट हैं ऐसे जहां ये परिस्थिति थी। ये तो उल्टी कहानी। अगर एक नहीं, ये उल्टी नहीं है, दरअसल यही जो चीजें बदली हैं समाजवादी पार्टी को, यही तो लगता है कि क्यों निर्विरोध डिम्पल जी नहीं हो गई 2012 की तरह, गुंडागर्दी जिस तरह से लोगों ने की थी। तो जब फेयर इलेक्शन हो रहा है, जैसे तुष्टीकरण था, तो कुछ ज्यादा दे देना ये धर्मनिरपेक्षता थी, और जब समानता की बात होती थी तो सांप्रदायिकता हो जाती थी। उसी तरीके से जब लूट पे थोड़ा दबाव बन गया कि लूट नहीं पा रहे हैं, कब्जा नहीं कर पा रहे हैं,
तो इनको लगता है कि प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन कुछ पॉकेट है। और जो हमने जो कंप्लेन की है बूथ वाइज, बूथ का नंबर डाल के किया है और नाम सहित किया है कि ये व्यक्ति यहाँ गड़बड़ी कर रहा है। आयोग से मेरी मांग होगी आपके माध्यम से भी कि बिल्कुल जांच कराए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा सरनेम नहीं देख सकते। अरे भाई, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हो कि मुसलमान और यादवों के वोट कट गए, जिस पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते रहो हत्या कराना राम भक्तों के इसलिए जरूरी था कि एक धर्म के लोगों को का विश्वास टूट जाता हमारे ऊपर, आप बात करते हो सरनेम देख के। और हत्या कराने की बात तो नहीं कही मनीष जी ने, गोली चलाना उनका था कि मजबूरी थी, ये बात गोली चला के हत्या कराना वाली बात नहीं थी। हत्या गोली चला के। कर्नल शरद शरण को मैं आमंत्रित करना हूँ। कर्नल साहब, आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि आप लोग उसको वोट नहीं डालने दे रहे थे। ब्रजेश जी, वो सर्वे पोल का बीच में डेटा आ गया था तो मैं अपनी बात नहीं कह पाया था। अगर इजाजत हो तो मैं वहां से शुरू करता हूँ। देखिए, खास तौर से हिंदुस्तान में जो हिंदी बड़ी डेमोक्रेटिक डिबेट है, पूरा बात रखिए अपनी। हिंदी पट्टी का जो इंसान है उसमें बहुत मार्मिक लोग होते हैं और रिश्तों को बहुत गहनता और बहुत सम्मान देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताजी के निधन के बाद उन गमी में वहाँ पे लोग आए थे तो क्षेत्र में एक जनरल चर्चा चली थी सेंट्रल यूपी में कि चलिए कम से कम ये संस्कार रखे भाजपा ने कि ऐसे वक्त में आ जा रहे हैं। लेकिन 20-25 दिन के बाद इस तरह से चुनाव घोषित होना और जो पिछले 10 दिन से जो वहाँ चल रहा है, दीवारों से कूद कूद के घर से उठा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, थाने में धमका रहे हैं, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्षोभ है आम जनता में। और जो दूसरे दल के लोग भी हैं जिनकी आस्था किसी और दल में है, ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी के प्रति कुछ मर्म रख रहे थे, उनमें भी ये क्षोभ है कि राजनीति अपनी जगह, रिश्ते, समाज और संस्कार अपनी जगह हैं, तो एक मर्यादा के बीच चुनाव होना चाहिए। जो भी ये उपचुनाव हो रहे हैं कोई चाहता नहीं था। जो परिस्थितियां इन्होंने पैदा की हैं कहीं ना कहीं उनकी वजह से हुआ है रामपुर में और खतौली में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आम जनता ने इस बार जम के इनका चाल, चरित्र और चेहरा देखा है। सब लोग अभी तक ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी विकास की नहीं चुनाव की मशीन है, लेकिन इस बार देखा है लोगों ने कि चुनाव की मशीन बनने की किस इंतहा तक ये लोग जा सकते हैं। इसीलिए इस पार्टी की एक खास पहचान है, ये 14 से 45 जातीय भावनाओं को भड़का के और जब जनता जागती है तो 45 से 14 पे वापस फेंकती है और 14 साल बाहर रहना पड़ता है। जो मजबूत पार्टियां हैं वो पिछले 3 दशकों से 27, 28, 29% के एवरेज वोट पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने गुजरात का टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल देखा? चौथी बार बम्पर रिकॉर्ड तोड़। शायद कोई पार्टी सोच भी नहीं सकती इतने बड़े अंतर के साथ। कुछ तो होगा इनमें, मैं लोग पसंद कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं आपसे सहमत हूं। पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश का जो इन्होंने हाल किया है, आप अंदाजा लगा लीजिए, जहां 2 दशक से शासन कर रहे हैं, शायद इन्होंने कोई राजनीतिक दल छोड़ा ही नहीं होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था। एक बात बताओ, जनता पसंद कर रही है, इतना वोट दे रही है, इतना वोट हंसी में थोड़ी मिल जाता है, कोई मजाक में थोड़ी मिलता है, कुछ तो किए ही होंगे कि जनता दे रही है। ब्रजेश जी, रामपुर में 32% वोट पड़ा है। उस प्रदेश में जो देश को 47 से प्रधानमंत्री देता आ रहा है, एक विधानसभा के उपचुनाव में आप भी जानते हैं उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज जनरली बढ़ता है। घर घर दरवाजे से हर राजनीतिक दल अपने वोटर्स को निकालता है। वहां 32% वोट पड़े हैं और पूरे दिन लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे थे। ये 80 और 90 का दशक चुनाव आयोग ने कोई शिकायत की महज 32% वोट पड़ा है? ये तो चुनाव आयोग की भी विफलता है। ये लोग, ये भारत निर्वाचन आयोग की विफलता है। आप लोग गए कंप्लेन करने कि 32% वोट सिर्फ क्यों कास्ट हुआ? हम बस इतना ही कर सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के पास जा सकते हैं, उनको लिखित में दे सकते हैं, उनको वर्बली दे सकते हैं। संस्थाओं का जो हनन किया गया है, जिस तरीके से संस्थाओं को मारा गया है, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, ये गलत नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता। इतना उदास क्यों बैठे हो रोहित? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए इस बार हमने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदली थी। हाँ, उदासी का सबब? हाँ, नहीं उदास हम नहीं है ब्रिजेश जी, हम लोग उदास होते ही नहीं है। पहले वाले रोहित हो ही नहीं, इतने में तो दौड़ के गर्दन के पीछे बैठ जाते। हम लोग तो देखिए सीधे साधे किसान लोग हैं, गन्ना लेके चलते हैं, चौधराहट कायम है, खून में गर्मी है। योगी जी गए थे गर्मी निकालने, पर कहाँ हमारी गर्मी वर्मी निकलनी है ब्रिजेश जी। हमने थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली थी बस। पगड़ी खतरे में है। अरे हमारी पगड़ी खतरे में ये भारतीय जनता पार्टी ना अगली 7 पुश्तों में न ला पाएगी।
पगड़ी अभी भी इंटैक्ट है और यही चौधराहट खत्म कर रहे थे। इनके एक प्रवक्ता हैं, आजकल सांसद हो गए हैं, वो चौधराहट खत्म कर रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उनका अस्तित्व खत्म होने पे आ गया था। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं चौधराहट वौधराहट खत्म नहीं कर पाएगी, ये चौधराहट कायम रहेगी ऐसे ही, और जो खून की गर्मी है ना वो भी ऐसे ही कायम रहेगी, चाहे जितनी शिमला जैसी ठंडी करने की कोशिश कर लो। यहाँ दिसंबर का महीना है, अभी भी गर्मी पूरी है। कहीं सूटर वूटर दिख रही है क्या विजय जी आपको? तो हाँ, गर्मी लेकिन पूरी है। वो उत्साह गायब है आज आपका, जो सामान्य परिस्थितियों में रहता 8 है। तारीख को दिखाएंगे ना विजय जी, ज्यादा उत्साह दिखा देंगे, ईवीएम बदल देंगे ये लोग, समझिए। आने का वायदा कर रहे हो कि उस दिन डिबेट में आओगे? विजय जी बिल्कुल, हम तो चाहे हम तो जीत 10 हो या मार्च को हार, भी आए थे। आज कमिटमेंट करो। नहीं, मैं तो 10 मार्च को भी आया था आपकी डिबेट में विजय जी, और सीना ठोक के मैंने कहा क्योंकि था जो पार्टी जरा सा भी रुझान रुझानों में पीछे गई उसके प्रवक्ता का मोबाइल बंद। विजय जी याद हो अगर आपको, मैं 10 मार्च को भी आया हाँ, था। आप आए थे। हाँ, 10 मार्च को मैं आया था, और मैं पूरा वादा कर रहा हूँ 8 तारीख को मैं तो आऊंगा, मनीष जी नहीं आएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। ऑलराइट, चलो मनीष को देख ले। नहीं, मनीष तो आना चाहिए। क्यों मनीष जी, आओगे कि नहीं आओगे? हम लोग तो कार्यकर्ता आधारित संगठन के प्रवक्ता हैं, और कोई व्यक्ति विशेष के प्रवक्ता है नहीं कि भाग जाएंगे। व्यक्ति विशेष मतलब? भाई ये परिवारों की पार्टी तो के लोग हैं। राजकुमारी जी को लड़ा के बता दिया आपने, व्यक्ति परिवारों विशेष की पार्टी के नेता हैं, व्यक्ति विशेष कौन है? मैं अगर समय दीजिए 10 सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, अभी मैं एक फाइनल, ये राउंड कंप्लीट हो जाए फिर आपको टाइम देता हूँ। सुधांशु वाजपेयी जी, जो आपने गुजरात का देखा, ऑलमोस्ट कांग्रेस वाइप्ड आउट, बाहर। जिस पार्टी के 77 एमएलए रहे हों लास्ट असेंबली इलेक्शन में, एक जो टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट बता रही, महज 16 से 30 सीट ऑलमोस्ट बाहर। बोल रहे हूँ, लेकिन इस बार कांग्रेस को गुजरात में भरोसा है। कांग्रेस ने जो मेहनत की है इतने सालों तक, और पिछली बार से इस बार बेहतर स्थिति में है। गुजरात का चुनाव गांव तय करते थे, और इस बार भी गांव में कांग्रेस उतनी ही मजबूती से खड़ी है, और शहरों में जो थोड़ा ये कौन सी मेहनत करके आप आए हो कि आपका रिपोर्ट कार्ड और भी मतलब आपका जो पहले वो आपका परसेंटेज थे उसमें 70% कम हो गया? नहीं, हम इसे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 1 साल से बूथ पर सबसे ज्यादा मेहनत की। भाजपा ने ये कोशिश जरूर की कि आम आदमी पार्टी को मीडिया में दिखाया जाए और कैसे कांग्रेस का वोट को डिवाइड किया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। गांव में आम आदमी पार्टी कोई स्टैंड नहीं लगा पाई है। पर मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल के सर्वे आए, जिस चैनल पे, 8-10 चैनलों पे डिफरेंट एजेंसीज ने किए, किसी एक एजेंसी नहीं, और ऑलमोस्ट सभी ने गुजरात में कांग्रेस को इसी के इर्द गिर्द रखा है, 16 से 40-45 के बीच। और जिस आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं कि हर चैनल पर एमसीडी पर, जो वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का जो इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का चौथी बार जो ताकत थी वो बाहर करके कब्जा कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि इस बार इतिहास बदलेगा, और आप देखिएगा 8 तारीख जो मेहनत की गई है वो जाया नहीं जाएगी। इन्होंने साजिशें चाहे जितनी की हो, चाहे जितनी कोशिशें की हो, कांग्रेस इस बार गुजरात में भी कमाल दिखाएगी। आप इस बार थोड़ा रोहित अग्रवाल जैसी बात आप कर रहे हो कुछ? नहीं, हिमाचल और गुजरात दोनों में कांग्रेस सरकार बनेगी, और इस बार ये मतलब ओके, अमिताभ भूषण जी, थैंक यू। सुधांशु जी, शुक्रिया। अमिताभ भूषण जी, ये जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। और दूसरा, एमसीडी में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को का लगभग सफाया करने की स्थिति में है, ऐसा सर्वे में दावा किया जा रहा है। जी ब्रजेश जी, 2 बात है। पहला तो ये है कि जहां से मैं कांग्रेस को देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है। हिमाचल में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो लगभग मत में 2 से 5% का अंतर रहेगा, और ज्यादा मत मिलेगा। सीटों में भी आपको अंतर दिखेगा। जो कांटे का मुकाबला लोग बता रहे हैं वो आपको दिखेगा कि कांटे के मुकाबले से कुछ बेहतर स्थिति में कांग्रेस होगी। दूसरी बात, गुजरात के भीतर कांग्रेस बहुत साइलेंटली चुनाव लड़ रही थी। उसके कई कारण थे। वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी, और आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा था वो सरकार बना रही है, और बीजेपी के लोग भी अंदर खाने बातचीत कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छा चुनाव लड़ रही है। आज भी कांग्रेस ही दूसरे नंबर पर है।
कांग्रेस को जितना नुकसान गुजरात में होना चाहिए था, जहां से मैं देख रहा हूं, कांग्रेस ने बहुत कुछ संभाला है। जरूर सीटें कम हुई है, मत प्रतिशत में थोड़ा बहुत अंतर भी पड़ेगा, फिर भी आप देखिए आम आदमी पार्टी, मेरा जो अनुमान है 12 से 15% वोट लेके आएगी। और जब परिणाम आएगा ब्रजेश जी, तो आपको दिखेगा कि ज्यादा नुकसान किसका है। आम आदमी पार्टी वहां कांग्रेस का देखिए अपोजिशन में अमिताभ जी, मुझे आम आदमी पार्टी बड़ी बेनिफिशियरी दिख रही है। अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो गुजरात के भीतर बेनिफिशियरी हो और या एमसीडी पर पूरा कब्जे की स्थिति में है। एमसीडी में वो गुजरात में जैसा बीजेपी खेलती है उस टाइप खेल रहे हैं, मतलब उतनी बड़ी मार्जिन से जीतते दिख रहे हैं वो, ऐसा सर्वे में दावा किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका एक कारण ये है ब्रजेश जी कि एमसीडी में लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है, और जो एमसीडी का काम है वो डे टू डे का वोटर का पाला पड़ता है एमसीडी से। और दिल्ली के वोटर एमसीडी के भ्रष्टाचार से कितने परेशान है उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। लोग परेशान थे, बदलाव चाहते थे। और एक बात और भी है, बीजेपी के लोग भी चाहते थे इस बार की एमसीडी में क्लियर कट मेजोरिटी आम आदमी पार्टी को आए, ताकि विधानसभा में उनको लाभ मिले। वो आम आदमी पार्टी के कब्जे को लेकर, एमसीडी में उसके भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत करेंगे। तो उस स्थिति में शायद शुक्रिया आपका अमिताभ जी। मैं मनीष जी से समझना चाहता हूं कि देखिए आप दुनिया जीत आओ, पूरा देश जीत आओ, गुजरात 4 बार जीत लो, पर दिल्ली में आपको आम आदमी पार्टी हर बार रिंग में उठा के पटक देती है। और देखिए अभी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है ना एग्जिट पोल की, वो बता रही है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, जैसा आप गुजरात जीत रहे हो वैसा आम आदमी पार्टी एमसीडी जीत रही है। देखिए ब्रजेश जी, अभी एमसीडी का रुझान हमको लगता है कि किसी एक चैनल ने अभी दिखाया है। अन्य चैनल के भी रुझान आ जाए, उसकी एनालिसिस करके उस पर जरूर टिप्पणी करेंगे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश पे डिबेट हो रही है, 1-2 बातों की बात जरूर मुझे कहना है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा संस्कार, मर्यादा और रिश्तों की मर्यादा कितनी टूटी और किसने तोड़ी। अब मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि पिता पुत्र का मामला था, मनीष जी 20 सेकंड बचे हो गए, पिताजी स्वर्गीय हो गए, इसलिए रिश्तों की मर्यादा तो न बताइए आप। और सनातनी कोई नहीं है ऐसा जो मरने पे न जाए। कल्याण सिंह जी मरे, स्वर्गीय हुए, न अखिलेश जी गए। इतनी भी मर्यादा जिसने न निभाई हो, वो मर्यादा बता रहा हो। देखिए चुनाव में लड़ना मर्यादा तोड़ना नहीं होता है मित्र। कर्नल साहब ये जान लीजिए, इसको चुनाव बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद कि आप सब ने इस डिबेट में अपने अपने महत्वपूर्ण विचार आज प्रस्तुत किए हैं। और बहनों भाइयों आप सबका भी शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में मुकाबला कड़ा है, लेकिन कांग्रेस लीडिंग पोजीशन पे है। और एमसीडी में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने की तरफ बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश की इन 3 सीटों पर चुनाव बहुत तगड़ा फंस गया है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का ये कार्यक्रम देखने के लिए। लेकिन एग्जिट पोल की हमारी रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।